हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जीएस घुर्रे को, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है सोशियोलॉजी में, उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी थी एंड उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इस वीडियो के बाहर मतलब कि इस वीडियो में सब कुछ इंक्लूडेड है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ जीएस घुर्रे, आई डोंट थिंक कि आपको और कोई वीडियो देखने की या फिर आपको और कहीं से कुछ वैसे पढ़ने की नीड पड़ेगी। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर होगा बट यू विल फाइंड एवरीथिंग एट वन प्लेस। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछूंगी कि जीएस घुर्रे का जीएस मीन्स क्या है। जीएस मीन्स है गोविंद सदाशिव घुर्रे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1983 में। इनका जन्म हुआ था मलवान, जो कि महाराष्ट्र में है। घुर्रे वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट। जो घुर्रे थे वो एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे एंड वो अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं इसी फील्ड में। ऑब्वियस है ये। एंड घुर्रे बिलीव दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोशल रियलिटीज could be attained through the study of text, particularly those rooted in the Sanskrit literature। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जो मेन मतलब कि फाउंडिंग फादर रहे हैं मॉडर्न इंडोलॉजी के, वो रहे हैं जीएस घुर्रे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीएस घुर्रे का मेन बिलीव क्या था कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करनी है इंडियन सोशल रियलिटीज को। किसके थ्रू? टेक्स्ट की स्टडी के थ्रू, जो कि मेनली संस्कृत लिटरेचर में रूटेड है। जीएस घुर्रे एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थे। घुर्रे का मानना था कि भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की व्यापक समझ ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उनका मेन मोटिव यही था कि ग्रंथों के अध्ययन से ही जो इंडिया की जो सोशल रियलिटी है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ बस हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया है। जो मेनली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, अगर आप लोग वह स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और उनको ये जो पूरा पीपीटी है, पूरा जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में अगर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं आगे से जो वीडियोस लाऊंगी उसको मैं ऐसे ट्रांसलेट करके लाऊं। ये सिर्फ एक प्रीव्यू था कि आप देख लो कि ऐसा मतलब कि आगे आपको वीडियोस मिल सकते हैं। बट अगर नहीं आते कमेंट्स, अगर स्टूडेंट्स नहीं जुड़ते हैं हिंदी मीडियम वाले, देन मैं फिर इंग्लिश का ही कंटेंट रेडी करूंगी। बट अगर स्टूडेंट्स रहते हैं जो जिनको नीड है, एक्चुअल नीड है, देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज इन बायलिंगुअल लैंग्वेज। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। जीएस घुर्रे की अप्रोच क्या थी? जीएस घुर्रे अप्रोच aligned with the idea that Sanskrit literature served as a valuable source for insights into the traditional values, social structures, and cultural ethos of India. By delving into classical texts, he sought to unravel the complexities of Indian society and highlight its unique characteristics. उनका जो वर्क था वो मेनली कैरेक्टराइज्ड था किससे? नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव थे। इन्होंने स्टडी भी की है, जो हम आगे टॉपिक भी देखेंगे। ठीक, नेशनल यूनिटी के उसमें है, इंटीग्रेशन करके है, उसको हम आगे देखेंगे। तो उनका जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो एम्फेसाइज करता है इंडिया के कल्चर को और हिस्टोरिकल हेरिटेज को एक्सप्लोर करना। वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे जो इंडिया का जो कल्चर है और जो इसकी हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उनका जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव था वो अंडरस्टूड था किसके लिए? भाई जो इंडिजिनस सोर्सेस हैं उसके लिए। सेंस ऑफ प्राइड हो गया, आइडेंटिटी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया सोशियो कल्चरल लैंडस्केप। घुरे एडवोकेटेड फॉर मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। वो ये इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मतलब कि वो ऐसा मानते थे कि हम किसी भी एक अप्रोच को लेकर स्टडी नहीं करनी चाहिए, सभी अप्रोचेस को मतलब कि मिक्स करके स्टडी करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वो अपने अप्रोच में क्या थे? फ्लेक्सिबल थे। एंड उनका ये व्यू था कि किसी भी थिंकर को इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होनी चाहिए एंड
मतलब कि ऐसा कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए कि वो डाइवर्स मेथड्स को यूज कर सके और थ्योरेटिकल अप्रोचेस को यूज कर सके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि घुर्रे एडवोकेटेड फॉर मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, क्योंकि वो मतलब कि फ्लेक्सिबल थे उनके अप्रोच में। Recognizing the need to employ a variety of research methods to gain a comprehensive understanding of social phenomena. Ghurre's ethnographic studies focused on tribes and caste. उनकी जो ethnographic studies थी वो किस में थी? tribes and caste में थी, reflecting his interest in the diverse social groups within India. His field work involved immersing himself in the communities he studies, conducting observations, interviews, and collecting data to document their social structural customs and ways of life. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि घूरे ने फ्लेक्सिबल अप्रोच को वो मतलब कि वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि बाय कंबाइनिंग मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म विद एथनोग्राफिक रिसर्च घूरे मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एम्पेरिकल स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। मीन्स उन्होंने जो मतलब कि एथनोग्राफिक रिसर्च है उसको मिक्स किया किससे? मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म से, एंड देन उन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्टडी की। One key aspect of Ghurre's work that aligns with the idea of integration is his focus on understanding the diversity of Indian society while also seeking common threads that bind different communities. देन ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये मेनली कंटेंट है। जैसे कि जब एग्जाम में लिखना होता है तो स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं होता है और वो होता है तो ऑथेंटिक नहीं रहता है, कभी कुछ टीचर्स बोल देते हैं ये तुमने सही नहीं लिखा है, तो ये पूरा कंटेंट बहुत ही ऑथेंटिक है, यू कैन रिलाई ऑन दैट। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही इनकॉर्पोरेटेड द कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी इनटू हिज वर्क। मीन्स उन्होंने कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया किसमें? अपने वर्क में। ठीक है, अब ये जो कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी है ये किसने प्रपोज किया था? यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, रिवर्स, WH रिवर्स एंड फ्रांस बायोस, BAOS। मैं आप लिख देती हूँ WH रिवर्स एंड फ्रांस बायोस ने इसे प्रपोज किया था, किसको? कल्चरल डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को। इसमें ये एम्फसाइज करते हैं कि ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन, क्या? ट्रांसमिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स विद इन द डाइवर्स टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसको भी घूरे ने अपनी थ्योरी में या फिर अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट किया था। He was not intolerant of other views. He demonstrated intellectual openness and tolerance to diverse perspective. मीन्स वो ओपन थे, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही व्यू से स्टडी करना है। वो मतलब कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करने में वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इससे क्या थी? सोशोलॉजिकल जो स्कॉलरशिप है, फिर जो सोशोलॉजिकल जो स्टडी है उसमें रिचनेस आती है। ठीक, the main thrust of his work was the process of cultural integration through the ages. अब हम देखते हैं सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो कि घूरे ने दिया था, या फिर जो सबसे पहला उनका जो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था रिलीजन को लेके। घूरे जो हैं उन्होंने रिलीजन को लेके क्या कहा? ठीक है, सो GS घुर्रे हाईलाइटेड द सेंट्रलिटी ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस in India, often focusing on the significance of temples as key institutions shaping cultural and spiritual identity. He argues that there is integration of local or sub-regional beliefs into the macro level system of beliefs. ठीक है, घूरे ने क्या किया था? घूरे का मानना ये था कि रिलीजन जो है वो सेंटर है सभी कल्चरल हेरिटेज का, मैन का। ठीक है, ये डायरेक्ट करता है बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में। ओके, और घूरे ने 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को स्टडी भी किया था। घूरे ने 3 ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टडी की थी, जिसमें से पहला था मेसोपोटामियन
MESOPOTAMIAM, ठीक है। दूसरा था इजिप्शियन, इजिप्ट का जो था, एंड जो तीसरा था वो था हिंदू। तो घुरे ने क्या किया था, इन तीनों सिविलाइजेशन की उन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी, एनालाइज किया था, एंड जो मतलब कि सॉरी वॉइस नहीं जा रही थी। तो घोरे ने इन सभी को क्या किया था, एनालाइज किया था। 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं ये। सो मेनली जो घोरे का जो रिलीजन के लेके जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि रिलीजन इज द सेंटर ऑफ द टोटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैन, और ये डायरेक्ट करता है कि मैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि घोरे कास्ट को लेके क्या कहते हैं। घोरे का जो व्यू है वो कास्ट को लेके वो क्या है। सो उन्होंने अपनी बुक, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1932 में पब्लिश की थी। एंड इन दिस बुक ही कंबाइंड हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कास्ट एंड किनशिप इन इंडिया। घुर्रे हाईलाइट 6 स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम एज फॉलोज। उन्होंने 6 स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए थे कास्ट सिस्टम के, जो कि है, पहला है सेगमेंटल डिवीजन, ठीक है, एंड सेकंड इज हायरार्की, थर्ड इज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, फिफ्थ है लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, सॉरी, फोर्थ है पोल्यूशन एंड प्योरिटी, फिफ्थ है लैक ऑफ चॉइस एंड ऑक्यूपेशन, एंड सिक्स है रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। एंड घुरे ने एक एट्रीब्यूशनल अप्रोच अपनी स्टडी में मतलब कि कंडक्ट की थी। जो कास्ट की जो स्टडी है उन्होंने एट्रीब्यूशनल अप्रोच से की थी। ही एम्प्लॉयड एन एट्रीब्यूशनल अप्रोच इन हिज स्टडी ऑफ कास्ट, एग्जामिनिंग इट through the lens of ascribed attitudes and emphasizing the role of birth and social heritage in shaping individual status within the caste system. Okay? अभी ये टेबल के फॉर्म में है, आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में आसानी होगी। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा कौन सा, सेगमेंटल डिवीजन, यही सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये क्लोज्ड अपार्टमेंट है, ये अपना पहला हो गया। और जो सेकंड है वो है, सेकंड कौन सा था सीक्वेंस में, हायरार्की। ओके, सो सेकंड इज हायरार्की मींस ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। हायरार्की में क्या आ सकता है, जो हायरार्किकल पोजीशन है वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी पर्सन के लाइफ चांस को और लाइफ स्टाइल को, ठीक। जो रेस्ट्रिक्टिव रूल्स रहते हैं वो हायरार्किकली ड्रिवन होते हैं अपने कैरेक्टर में, और जो हमने पहला देखा वो था क्लोज्ड कंपार्टमेंट का। मींस कि क्लोज्ड कंपार्टमेंट इसलिए इसको बोला गया क्योंकि ये डिसाइड हो जाता है बर्थ के टाइम में ही, ठीक है। अब जैसे कास्ट का जो फर्स्ट है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ही डिसाइड हो जाता है कि कौन किस कास्ट में मतलब कि बर्थ ले रहा है, इसीलिए इसको क्लोज्ड बोला जाता है, ये ओपन नहीं रहता है। तो फर्स्ट इज सेगमेंटेड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सेकंड इज हायरार्की, एंड थर्ड इज civil and religious disabilities. This one, civil and religious disabilities expressed in the rigidity of the caste system. इसका मतलब ये है कि जो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सभी क्या हैं, ये इससे एसोसिएटेड हैं। मतलब किसको कितना अधिकार है, कौन कैसे ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, ये सभी कास्ट ही डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण्स हैं वो पूजा करवाएंगे, है ना, जैसे मतलब कि जो अपने आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, तो मेनली जो भगवान की पूजा करने की जो ड्यूटी है वो ब्राह्मणों के लिए है ना। आपने देखा होगा 4 वर्णास, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो क्षत्रिय का क्या काम रहता था कि अपने जो उनका जो एरिया था उसको प्रोटेक्ट करना, युद्ध वगैरह में जाना। ब्राह्मण का था कि शिक्षा प्रदान करना, इन सब चीजों से। तो थर्ड जो अपना पॉइंट है वो यही है कि राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेस, रेस्ट्रिक्शन इन सब से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। फोर्थ है अपना प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। एंड फिफ्थ है कौन सा अपना,
फिफ्थ है लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ओके, रेस्ट्रिक्शंस इन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शूद्र है, अगर वो चाहता है कि उसे पुजारी बनना है, मीन्स उसे मंदिर का पुजारी बनना है या फिर उसे पूजा करवानी है, वो ये चीज नहीं कर सकता, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हैं। कास्ट के जो 6 मेन फीचर्स जो जीएस खुर्रे साहब ने दिए हैं, बिल्कुल मतलब कि सोशोलॉजिस्ट ही हैं तो उन्होंने पूरा एनालाइज करके दिया है। तो शूद्र पूजा नहीं कर सकता है, एक दलित पूजा मतलब कि पूजा कर सकता है, सॉरी, बट वो मंदिर में जाके एज अ पुजारी नहीं बन सकता। वो घर घर जाके जो पूजा करवाते हैं, कथाएं करवाते हैं, वो एक शूद्र नहीं कर सकता, वो एक दलित नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस ये कास्ट हम पर लगाता है या फिर सोसाइटी पर लगाता है कि किसको कौन सी किस तरह की ऑक्यूपेशन को चूज करना है। ठीक है, एंड जो अपना नेक्स्ट है वो है रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज। आई होप आप सबने सुना होगा कि इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना। अब तो खैर धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि अलाउ हो रही है, मान रहे हैं सभी, बट अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। मैरिज विद इन द कास्ट ग्रुप ही की जाती है। ब्राह्मण की शादी दलित में नहीं हो सकती, दलित की शादी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, क्षत्रिय में नहीं हो सकती, और ठाकुर मतलब कि ठाकुर ब्राह्मण इन सब की इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है। ओके, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो एंडोगैमी है ये कास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैरिज विद इन द कास्ट ग्रुप होगा। ओके, और ये जो था कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमेंसैलिटी एंड सोशल रिलेशन, इसका मतलब कमेंसैलिटी मतलब होता है कि ईटिंग टुगेदर, साथ बैठ के खाना। ठीक है, एक हाई कास्ट का आदमी एक लो कास्ट के आदमी के साथ एक ही जगह, एक ही चेयर, एक ही डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना नहीं खा सकता। मतलब ऐसा कास्ट में ऐसा ये फीचर दिया हुआ है कि एक साथ खाना नहीं खाते हैं। वो सुना होगा आपने, छुआछूत है ना, अनटचेबिलिटी, ये सब प्रैक्टिस करना। तो ये कास्ट का एक फीचर है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं एक साथ बैठ के खाने में, बैठने में, मतलब कि बैठकर खाना खाने में। तो सो ये फीचर्स थे कास्ट के 6 जो कि जीएस घुर्रे साहब ने दिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं उनका जो कुछ उनकी डेफिनेशंस भी हैं, उसको भी आप देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू जीएस घुर्रे, कास्ट इज द ब्राह्मणिकल चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कास्ट इज द ब्राह्मणिकल चाइल्ड ऑफ द इंडो आर्यन कल्चर्स cradled in the land of the Ganga and the Yamuna and hence transferred to the other parts of the country. ओके, सो जीएस घुर्रे का कहना ये है कि जो कास्ट है वो ब्राह्मणिकल चाइल्ड है इंडो आर्यंस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ आप इतना कीवर्ड याद रखना कि जो ब्राह्मणिकल चाइल्ड कास्ट को किसने बोला है, जीएस घुर्रे सर ने बोला है। नेक्स्ट इज उनके लिए जो कास्ट था एंड जो सब कास्ट था, ये दोनों इंटीग्रेटेड थे पीपल के, मतलब कि इंटीग्रेटेड पीपल इनटू रैंक इन टियर बेस्ड ऑन नॉर्म्स ऑफ प्योरिटी पॉल्यूशन, द रूल्स ऑफ एंडोगेमी एंड कॉमेंसैलिटी मार्क्ड ऑफ कास्ट फ्रॉम ईच अदर। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को एज अ इंटीग्रेटिव फोर्स माना है। मतलब उनका यह कि कास्ट जो है वो एज अ लोगों को जोड़ के रखने का काम करती है। उन्होंने कास्ट को इंटीग्रेटिव फोर्स के उसमें माना है। नेक्स्ट हम देखते हैं घुर्रे का ट्राइब पे क्या कहना है। जीएस घुर्रे साहब ट्राइब में क्या कहते हैं। तो उनका सबसे पहला यही है कि उन्होंने किस ट्राइब की स्टडी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने किस ट्राइब की स्टडी की। सो जीएस घुर्रे साहब ने महादेव पुलिस, जो कि महाराष्ट्र की एक ट्राइब है, उसकी उन्होंने स्टडी की थी और उससे उन्होंने एक्सप्लोर किया था ट्राइबल कम्युनिटीज एंड उनके सोशियो कल्चरल डायनामिक्स को इंडिया में। ठीक, ही पॉजिटेड दैट इंडियन ट्राइब्स वर इसेंशियली बैकवर्ड हिंदूज। ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदू किसने बोला। सो जीएस घुर्रे सर ने बोला है कि जो ट्राइब्स हैं वो बैकवर्ड हिंदूज हैं, एट्रीब्यूटिंग देयर परसीव्ड बैकवर्डनेस टू एन imperfect integration into the Hindu social structure. Ghurre argued that the search for a separate identity for tribes is futile, emphasizing the interconnectedness between tribal and mainstream societies in India. उनका कहना यह था कि जो ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम है उसमें एसिमिलेट हो जाना चाहिए, उनको अलग से नहीं रहना चाहिए। सिंपल सा यही था कि
जीएस घुर्रे साहब का कहना ये था कि जो ट्राइब्स हैं उनको जो मेन स्ट्रीम हिंदू हैं उसमें आके जुड़ जाना चाहिए, उनको अलग से एकांत में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ही एडवोकेटेड फॉर द एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ही हु एडवोकेटेड द एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू हिंदू कास्ट सोसाइटी। सो जीएस घुर्रे साहब एडवोकेटेड द एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स इनटू कास्ट हिंदू सोसाइटी। और इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, suggesting a path of integration to address perceived social and cultural disparities. He emphasized positive assimilation, उसको वो positive assimilation बोलते हैं, proposing the integration of tribes into mainstream society with a constructive approach that values cultural exchange and mutual enrichment। ठीक है, सो एक मतलब की डिबेट थी वरियर एल्विन एंड जीएस घुर्रे के बीच में। सो जीएस घुर्रे साहब का क्या कहना था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, सो प्लीज वेट। जीएस घुर्रे का मानना था, इन्होंने बैकवर्ड हिंदूज बोला, फर्स्ट थिंग बैकवर्ड हिंदूज ट्राइब्स को, एंड ही वांटेड एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स, ठीक। बट जो वरियर अल्विन थे, VERRIERELWIN, ये आइसोलेशन चाहते थे ट्राइब्स का, चाहते मतलब ऐसा कुछ नहीं कि चाहते थे, मतलब ये एडवोकेट करते थे कि जो ट्राइब्स हैं वो आइसोलेट होनी चाहिए, वो एसिमिलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ये इन्होंने किस बुक में कहा था, इनकी एक बुक है लॉस ऑफ नर्व, लॉस ऑफ, प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग इसे, लॉस ऑफ नर्व्स में, लॉस ऑफ नर्व इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव इन आइसोलेशन, एंड जीएस घुर्रे का था कि ट्राइबल शुड बी एसिमिलेटेड टू हिंदू कास्ट, ठीक है। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था ट्राइब्स को लेके जीएस घुर्रे साहब का। नेक्स्ट हम देखते हैं घुर्रे ऑन रूरल अर्बनाइजेशन, इसको हम रूरल अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। जीएस घुर्रे observed that urbanization in India commenced with rural areas। उनका ये मानना था कि जो अर्बनाइजेशन है वो रूरल एरियाज से ही स्टार्ट हुई है, वेयर अ सेक्शन ऑफ लार्ज विलेजेस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्केट, मतलब कि अभी देखो गांव है, ठीक है, अभी बहुत सारे गांव भी ऐसे जहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स वगैरह नहीं है, बट उनका ये कहना था कि अगर जो अर्बनाइजेशन वो हुआ है तो वो गांव से ही स्टार्ट हुआ है, मीन्स गांव है, वहाँ पे कुछ जगह मार्केट से आना स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ तो टाउनशिप बनती गई, फिर और ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा, उससे करते करते अर्बनाइजेशन होने लगा, ठीक। घुर्रे का व्यू था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। तो घुर्रे व्यूड उन्होंने अर्बन सेंटर्स को कैसा देखा था, एज अ क्रेडल ऑफ इनोवेशन, मतलब जहाँ पे इनोवेशंस का क्या है, क्रेडल है, रिकॉग्नाइजिंग देयर पाइवटल रोल इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कि जहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी फॉस्टर कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, सो घुर्रे व्यूड अर्बन सेंटर्स एज द क्रेडल्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है। उनका यही था मानना कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट विलेज का वो एक मार्केट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, देन और धीरे धीरे एक्सपांड करते करते टाउनशिप तक एक्सपेंशन हुआ, फर्दर एक्सपेंशन होते होते अर्बनाइजेशन फाइनली हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं घुर्रे का क्या व्यू था फैमिली, किनशिप एंड मैरिज को लेके। मेन इतना मतलब कि आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि घुर्रे ने मेनली 3 टाइप्स की रेस्ट्रिक्शंस बताई थी मैरिज को लेके, आप इसको ही पढ़ लीजिए। इन हिज एनालिसिस ऑफ मैरिज ही एग्जामिन्ड द कल्चरल एंड सोशल डायमेंशंस दैट शेप्स मैट्रिमोनियल प्रैक्टिसेस, illustrating the significance of arranged marriages in maintaining societal order and continuity. He argued that there are 3 types of restrictions. एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 टाइप्स की restrictions मैरिज में, एंड वो आपको restrictions भी बताएंगे। फर्स्ट इज एंडोगैमी, सेकेंड इज एक्सोगैमी, थर्ड इज हाइपरगैमी। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस मैरिज में कौन कहता है कि ऐसी रेस्ट्रिक्शंस मैरिज में होनी चाहिए? सो जीएस घुर्रे एडवोकेटेड दिस, and this play a crucial role in shaping social structures and maintaining cultural norms within the
सोसाइटी। सो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप में उनका यही व्यूज था। नेक्स्ट हम देखते हैं घुरे का हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप में क्या व्यू था, वो क्या मतलब कि किस तरह से वो देखते थे हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप को। सो दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये बहुत ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डाइवर्जेंस है दोनों के बीच में। ठीक, तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, मेन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कम्युनल टेंशन बिटवीन दीज ग्रुप्स कैन बी सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। मीन्स अगर कि हिंदू मुस्लिम के बीच अगर कोई कम्युनल टेंशन है तो वो किसका प्रोडक्ट है, वो कॉलोनियल रूल का प्रोडक्ट है। वेयर डिविसिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज एक्सरबेटेड रिलीजियस डिफरेंसेस फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। मतलब कि वही ना, फूट डालो राज करो, है ना, डिविसिव पॉलिसीज। तो उनका यही था कि हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो और उनको राज करो, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया, इस तरह की स्ट्रेटेजीज उन्होंने स्टार्ट की। और ये करते करते अब जैसे कोई भी चीज है अगर वो थोड़े टाइम तक होती रहती है तो वही एक तरह से उसका प्रचलन ही हो जाता है। ठीक, तो उन्होंने ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया, उनका एक पॉलिटिकल पर्पस था इसके पीछे। तो मेन आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो कम्युनल टेंशन है वो किसका बाय प्रोडक्ट है, वो कॉलोनियल रूल का बाय प्रोडक्ट है, जहाँ पे डिविसिव पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के हिसाब से रिलीजियस डिफरेंसेस को मतलब कि बर्थ मिला, या फिर उनकी उसकी वजह से ही उनका जन्म हो, फिर पैदा हुई जो डिफरेंसेस, ये सब था। तो जो हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप है इसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं घूरे ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। घूरे आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि घूरे आर्ग्यूड दैट हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्टिस्टिक्स monuments share common traits rooted in indigenous themes reflecting the diverse cultural heritage of Indian subcontinent। ठीक, वो ये कहते हैं कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन इन सब का क्या है, कॉमन ट्रेड्स है जो कि इंडिजिनस थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। एंड जो मुस्लिम आर्ट है वो एग्जिबिट करता है इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो मुस्लिम आर्ट है वो इन्फ्लुएंस है अरेबियन और पर्शियन मॉन्यूमेंट से। सो घुरे का ये व्यू नहीं था कि जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट है वो सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। घुरे डिड नॉट होल्ड द व्यू दैट मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स रिप्रेजेंट सिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन इन सब का इंडिजिनस थीम्स रिफ्लेक्ट हो रहा। ठीक है, मुस्लिम आर्ट किससे इन्फ्लुएंस है, अरेबियन एंड पर्शियन रूट से इन्फ्लुएंस है। सो इसलिए उनका ये मतलब कि था, बट उनका ये व्यू नहीं था कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स रिप्रेजेंट सिंथेसिस। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं घुरे ऑन विलेज एंड विलेज स्टडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी स्टडीज थी, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो जीएस घुर्रे कंडक्टेड अ स्टडी ऑन द लोनिक विलेज। उन्होंने लोनिक विलेज की स्टडी की थी जो कि कहाँ है, पुणे में है। लोनिक विलेज विच इज इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट। He observed that some villages lack well-knit social structure, indicating variation in community cohesion within rural settings. Villages survive as a viable units through a delicate balance of social, economic, and cultural factors that contribute to their sustenance and resilience. The Indian village serves as the focal point of social life, encapsulating the essence of community interactions, traditions and cultural bonds। ठीक है, घुरे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि घुरे ने कहाँ की स्टडी की थी, किस विलेज की उन्होंने स्टडी की थी। घुरे ने स्टडी की थी लोनिक विलेज जो कि कहाँ है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। अब उनका जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ है। देन ऑब्वियस है कि मतलब कि इससे आप अगर आपको ना भी पता हो कि उन्होंने, आप एक मतलब कि तुक्का लगा सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा गया कि उन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट की स्टडी की, तो उसमें अगर ऑप्शंस कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ और अगर दूसरे स्टेट्स के हैं, देन आप एलिमिनेट कर सकते हो कि उन्होंने लोनिक विलेज पुणे डिस्ट्रिक्ट में अपनी विलेज स्टडी की थी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। सॉरी, इसकी मैं पीपीटी नहीं बना पाई बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम कम था। सो ये मेरे नोट्स का मतलब कि मैंने फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप यहीं से पढ़ लीजिए कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन में घुरे का क्या कहते हैं, उनका क्या अप्रोच था। ठीक है, सो ये जो ट्रायोलॉजी है ना, इसका मीन्स ये है कि घुरे की 3 ऐसी बुक्स हैं
जिनको इकट्ठा ट्रायोलॉजी बोला जाता है। अभी कुछ देर बाद, मतलब कि 3-4 मिनट बाद ही मैं घूरे की सभी बुक्स की आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगी। तो उसमें आप देखोगे ये सारे बुक्स। बट आपको याद रखना है कि ट्रायोलॉजी, अब जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायोलॉजी ऑफ घुरेज वर्क। ओके, तो 4 ऑप्शंस होंगे, 3 ये होंगे, एक और होगा। अगर आपको अच्छे से याद होगा कि ये तीनों बुक्स ही घूरे के ट्रायोलॉजी में आते हैं, देन आप इजिली आंसर कर पाओगे। सो आपको याद होना चाहिए कि सोशल टेंशंस इन इंडिया, जो कि 1968 में पब्लिश हुई, विदर इंडिया, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये तीनों बुक ट्रायोलॉजी कहलाती हैं किसकी? जीएस घुर्रे साहब की। इन तीनों बुक में उन्होंने, मतलब कि ये जो ट्रायोलॉजी है, इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? यूनिटी एट द सोशल और कल्चरल लेवल। ठीक है, सो इन मॉडर्न सोसाइटी देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ डेंजर फॉर नेशनल यूनिटी कमिंग एज दे डू फॉर्म अ सेंस ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट विथ ग्रुप्स। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने एक बार, मतलब कि पूरी लाइंस को मैंने पढ़ दिया है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो उनके हिसाब से ये, मतलब कि मतलब कि सोर्स ऑफ डेंजर हो सकते हैं किसके लिए? नेशनल यूनिटी के लिए। ठीक, सो कौन कौन? फर्स्ट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मुस्लिम्स एज रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, सो ये उनका अप्रोच था नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को लेके। एंड उनका एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उसमें आपको 2-3 डेफिनेशन है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या बोला था। मैं इसमें ऐड करना मेरे को ध्यान नहीं रहा, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। सो उनकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन थी कि कल्चर इज अ टोटलिटी इन्वॉल्विंग द एंटायर हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। आई रिपीट, कल्चर इज अ टोटलिटी इन्वॉल्विंग द एंटायर हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये किसकी डेफिनेशन थी? ये कल्चर की डेफिनेशन थी। एंड एक और चीज आप याद रखना कि जो कल्चर है एंड जो सिविलाइजेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपको पता है? इफ यस देन प्लीज कमेंट। मैं आपको बताती हूँ। कल्चर एंड हियर सिविलाइजेशन। तो जो कल्चर होता है वो नॉन मटेरियल होता है, ये मटेरियल नहीं होता। बट जो सिविलाइजेशन होता है ये मटेरियल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा यही डिफरेंस है कि जो कल्चर होता है वो नॉन मटेरियल होता है, सिविलाइजेशन जो होता है वो मटेरियल होता है। ठीक है, एंड ये हो गया कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आई होप सब कुछ कवर हो गया है। उनका हमने रिलीजन पे देख लिया है, ट्राइब्स पे अभी उनकी बुक्स देखते हैं, बुक्स की क्रोनोलॉजी। देन मैं लास्ट में एक बार आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगी जो भी हमने आज पढ़ा है। ठीक, सो ये जीएस घुर्रे साहब की बुक है एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, सॉरी बर्थ नहीं, उनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1893 से 1983 तक। मलवान, एमएच मीन्स महाराष्ट्र। वो एजुकेटेड एंड ट्रेंड थे इन संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। एकेडमिक करियर बॉम्बे में उन्होंने अपनी एकेडमिक करियर, मतलब कि एकेडमिक स्टडीज की। उनका इंटरेस्ट था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, नेशनल मूवमेंट में। उन्होंने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की? उन्होंने इंडोलॉजिकल एंड टेक्सुअल, इंडक्टिव एम्पेरिकल मेथड एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड को फॉलो किया। एंड उनका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या था? फंक्शनल अप्रोच था। फंक्शनल अप्रोच मीन्स मेनली ये होता है कि जैसे उन्होंने कास्ट को एज अ इंटीग्रेटिव फोर्स देखा है ना, तो फंक्शनल अप्रोच में मेनली यही होता है कि हर चीज सोसाइटी में जो भी होता है वो सब कुछ किसी न किसी वजह से होती है, वो सोसाइटी को एकदम इंटीग्रेट करके रखती है। सो उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एंड उनकी फर्स्ट बुक कहें आप तो वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी। सेकंड है कल्चर एंड सोसाइटी 1947, इंडियन साधुज 1953, एंड इसका जो एक और एडिशन आया था वो आया था 1964 में। भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम 1953, आई थिंक Bharatnatyam, it's 1958, not 1953, 1958.
ठीक है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, गॉड्स एंड मैन, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। मैंने इसमें सभी बुक्स कवर की हैं, आपको मतलब कि यहाँ वहाँ थोड़ा ज़्यादा मतलब कि नहीं भटकना पड़ेगा। इसमें ऑलमोस्ट 17 बुक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जीएस घुर्रे साहब की। सो प्लीज़ आप उन्हें, और ये सभी बुक्स ना क्रोनोलॉजी में हैं, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें एंड याद कर लें। बुक्स तो हिंदी मीडियम वालों को भी ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, गॉड्स एंड मैन, एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। शेड्यूल ट्राइब्स पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट पब्लिश हुई थी एज द एब्रोजिन सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, एंड देन 1943, 59, 63। रिलीजियस कॉन्शियसनेस, इंडियन कॉस्ट्यूम, सोशल टेंशंस इन इंडिया। अभी देखो ये सोशल टेंशंस इन इंडिया, एंड आई एंड अदर एक्सप्लोरेशन, विदर इंडिया, इंडियन एक्लचरेशन, वैदिक इंडिया, ब्रिंगिंग क्लॉड्रॉन ऑन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जीएस घुर्रे साहब की। एंड जो ट्रायोलॉजी वाली बुक थी, ये देखो सोशल टेंशंस, आई थिंक ये रही, दूसरी हो गई विदर इंडिया, एंड थर्ड है इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। कहाँ है ये, नहीं है क्या इसमें, ये इसमें नहीं लिखी हुई है। सो इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, ये इनकी 1978 में पब्लिश हुई थी ये बुक। सो आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, 1978 मीन्स आप इसे यहाँ पे ये 5th नंबर 78, ये वैदिक इंडिया के पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कौन सी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी 1978, ये उनकी बुक थी। सो ये तीनों बुक, एक ये सोशल टेंशंस इन इंडिया, विदर इंडिया, एंड दिस वन, ये तीनों क्या है, ट्रायोलॉजी है किसकी, जीएस घुर्रे की। तो ये जितना भी आज हमने कवर किया ये सब था जीएस घुर्रे साहब का वर्क, उनकी बुक्स और सब कुछ, जितने उनके थ्योरीज थे, जितना उनका कॉन्सेप्ट था। अब मैं एक बार आपको पूरा समराइज कर देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आपको याद रखना है, किस किस चीज की उन्होंने स्टडी की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जीएस घुर्रे थे उनको थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, उनको इससे क्रेडिट किया जाता है, मीन्स कि घुर्रे इज एक्रेडिटेड एज थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था इंडियन सोसाइटी और कल्चर को मल्टीपल मेथड से स्टडी करने का। ये आप याद रखना, आप नोट डाउन भी कर लेना, इसमें नोटेड नहीं है बट प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, घुर्रे इंडोलॉजी सबसे पहली चीज, ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं। सेकेंड इज उन्होंने कास्ट की स्टडी की, रेस उनकी बुक ही है कास्ट एंड रेस। ठीक है, उन्होंने ट्राइब की स्टडी की, आप इसको नोट कर लेना, घुर्रे ने किस किस चीज की स्टडी की थी। उन्होंने रिलीजन की स्टडी की, किनशिप की स्टडी की, सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग बट यू हैव टू मैनेज। उन्होंने सिविलाइजेशन की स्टडी की, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने ट्राइब को बैकवर्ड हिंदूज कहा, क्या कहा, बैकवर्ड हिंदूज। उन्होंने बोला हिंदू रिलीजन हैज कम टू बी डिफाइंड एज वर्णाश्रम धर्म। ठीक है, और वो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के फाउंडर भी रहे हैं, फाउंडर ऑफ, ये सब मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, प्लीज आप इसको लिख लीजिएगा। वेट, फाउंडर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। और उनका एक आर्टिकल था, ये आपको याद रखना है कि उनका एक आर्टिकल था जिसका नाम था ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन किसका आर्टिकल था।
सो आपको याद होना चाहिए कि वो जीएस घुर्रे साहब का आर्टिकल था। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एचओडी भी थे, 1924 में बने थे। और उन्होंने एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स की बात की। एसिमिलेशन, आप इसको एक पेज में नोट डाउन कर सकते हैं कि घुर्रे का जो मेन मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ। जैसे जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बट एट द लास्ट मैं आपको सबका मतलब कंक्लूड कर रही हूँ कि उन्होंने किस किस चीज़ की स्टडी की है। उन्होंने एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे में बोला। उन्होंने महादेव कोलीज जो ट्राइब थी उसकी उन्होंने स्टडी की है। एंड नेक्स्ट चीज उन्होंने कास्ट को एज अ ब्राह्मणिकल चाइल्ड बोला। वेट, प्लीज वेट। हाँ, कास्ट को उन्होंने क्या बोला? ब्राह्मणिकल चाइल्ड, ठीक है। और वही रूरल अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट, उसकी उन्होंने स्टडी की। इसको भी मैं यहीं यहाँ लिख देती हूँ कि कास्ट एज ब्राह्मणिकल चाइल्ड, ठीक है। सो ये पूरा अपन ने आज तो हम सब ने जीएस घुर्रे की स्टडी की, उसको हमने अच्छे से उनके पूरे कॉन्सेप्ट्स को, उनकी थ्योरीज को, उनकी बुक्स को, सब कुछ इस लेक्चर में मैंने कवर करवाया है। एंड आई होप जीएस घुर्रे साहब के बारे में आपको अब और कहीं से पढ़ने की नीड आई थिंक नहीं होनी चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। एंड कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, किस चीज़ में आपको वीडियो चाहिए, किस में नहीं चाहिए। एंड जो लेक्चर है ये एमपीपीएससी एपी, आरपीएससी एपी, यूजीसी नेट 2024 जून वाला जो भी एग्जाम होने वाला है, एंड यूपीएससी के लिए भी ये जो पूरा कंटेंट है सबके लिए आपको काम आएगा। सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन मतलब कि एकदम से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आप प्लीज़ कमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या मुझे करेक्शंस करने चाहिए किस तरह के अपने समझाने के उसमें, या फिर कुछ भी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।